जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एग्जाम मेंटर ऑफिशियल में। आज से हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का सेट शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग मैथ के 25 क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि दो बाइक के क्रय मूल्य का योग्य 1,00,000 रुपया है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा गया, तो यदि दोनों के विक्रय मूल्य सामान्य है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य कितना है। दो बाइक है, पहले को बेचा जा रहा है 20% के लाभ पर। किसी भी वस्तु का प्रॉफिट या लॉस उसके क्रय मूल्य के पर ही होता है, खरीदा हुआ मूल्य पर ही होता है। तो क्रय मूल्य हमारा 120/100 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो क्रय मूल्य का 120/100 यानी कि 6/5 हमारा आ जाएगा। सेल प्राइस कितना आ जाएगा? सीपी 6/5। दूसरे का मान लेते हैं CP2, कोई दूसरा क्रय मूल्य मान लेते हैं, उसको 20% हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि 80/100 यानी कि 4/5। कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि यदि दोनों के विक्रय मूल्य सामान्य हैं, सेल प्राइस P1 और P2 दोनों के बराबर है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बेचे गए पहले बाइक का क्रय मूल्य कितना होगा। तो CP1 6/5 बराबर है CP2 गुना 4/5। 5 से 5 कट जाएगा, तो CP1 बराबर 2 दूनी के 4 2 3 6 हो जाएगा ये, बटा CP2 बराबर है 2/3 के, यानी कि CP1 का वैल्यू 2 और CP2 का वैल्यू कितना आया? 3 आया। कह रहा है क्वेश्चन में हमारा कि दो बाइकों के क्रय मूल्य का योग्य कितना दिया गया है? 1,00,000 रुपया। दोनों का योग यानी कि 3 और 2 5 का 5 यूनिट बराबर हमारा दिया गया है 1,00,000 रुपया। तो हमसे पहले का यानी कि 2 यूनिट बराबर हमसे पूछा जा रहा है, तो 1,00,000/5 गुना 2, जब इससे कटाएंगे तो 20,000 और 20,000 को 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40,000, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। बाइक एक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 40,000। अगर बी का पूछता, दूसरे बाइक का पूछता तो हमारा कितना हो जाता? 20,000 गुना 3 कराते यानी कि 60 हो जाता। लेकिन हमसे पहले बाइक का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो वो हमारा 40,000 रुपया हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानवी और रंजीत मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में पूरा करते हैं। इन्होंने 25 दिन तक साथ कार्य किया और फिर रंजीत ने कार्य छोड़ दिया। ये दोनों मिलकर 25 दिनों तक काम साथ कर रहे हैं, उसके बाद रंजीत जो है काम छोड़ दे रहा है। मानवी ने बचे हुए कार्य अकेले 24 दिन में पूरा किया, तो मानवी के वह अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लेगी। बचा हुआ काम को मानवी जो है 24 दिनों में पूरा करती है, तो अगर अकेला काम दे दिया जाए या पूरा प्रोजेक्ट मानवी को दे दिया जाए, तो मानवी इस पूरे प्रोजेक्ट को अकेले अगर करती है तो कितने दिनों में पूरी करेगी। तो चलिए देखते हैं। मानवी और रंजीत मिलके 25 दिन काम करते हैं। अगर यह काम 40 दिन में पूरा हो रहा था, तो 25 ही दिन काम करते हैं, यानी काम का 50 25 8 5 40 5/8 काम ये दोनों मिलके कर देते हैं। मानवी और रंजीत 25 दिन काम कर रहे हैं, यानी कि पूरे एक काम का एक भाग काम का 5/8 भाग ये लोग काम पूरा कर देते हैं, यानी शेष भाग जो बचता है, शेष भाग हमारा कितना? 8 5 3 3/8 3/8 भाग जो काम जो शेष बच रहा है, यह मानवी अकेले जब कर रही है तो 24 दिनों में पूरा करती है, यानी 3/8 भाग काम पूरा करने में मानवी को 24 दिन लगते हैं। तो पूरा एक भाग अगर पूरा प्रोजेक्ट मानवी को दे दिया जाता है, तो वह इस काम को पूरा करने में कितना समय, यानी पूरा एक भाग काम करने में मानवी कितना समय लगाएगी,
तो 24 गुना 8 बटा 3, तीनों 8 24, यानी 8 अठाई 64 दिन का समय मानवी लेगी ये पूरा प्रोजेक्ट को खत्म करने में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 32 है, तो 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 32 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 10 गुना 32 यानी 320। चलिए अगला कह रहा है कि पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 30, यानी इनका योग कितना हो जाएगा? 6 गुना 30 यानी कि 180, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 दिया हुआ है, तो अंतिम से 6 जो संख्या है उनका योग कितना हो जाएगा? 18 के 88 लेकर 18 को 198। तो पांचवी और छठी संख्याओं का औसत हमसे पूछा जा रहा है। चलिए ये 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 378। 10 संख्याओं का योग कितना है? 320। 12 संख्याओं का योग में से 10 संख्याओं का योग घटा देंगे तो ये हमारा 58 आ जाएगा। 2 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 58। तो औसत बराबर हमारा होता है, औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग कितना दिया हुआ? 58। संख्याओं की संख्या कितनी? पांचवी और छठी संख्या का औसत पूछ रहा है। 2 संख्या है, 2 संख्याओं का योग 58 बटा 2 संख्या, मानी कि 1 और 2 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 29 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है, इन कारों द्वारा सामान्य दूरी तय करने में लिया जाने वाला समय का अनुपात क्या होगा? जब दूरी हमारा सामान्य हो तो जो चाल का अनुपात है 2:3:4, हम जानते हैं कि जब दूरी हमारा सामान्य हो तो समय का अनुपात जो है चाल के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो समय बराबर हो जाएगा, समय का अनुपात 1/2:3:1/4। इसको हल करेंगे तो 1/2 गुना 12, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं और सब में गुना करा देते हैं, तो 1/3 गुना 12 अनुपात 1/4 गुना 12। ये हमारा कितना बार में? 3 बार में। ये कितने बार में? 4 बार में। ये कितने बार में? 6 बार में। यानी कि समय का अनुपात हो जाएगा 6:4:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये ऑप्शन डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16 रुपया 32 पैसा है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। हमें धनराशि ज्ञात करना है। अंतर दिया गया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 16 रुपये 32 पैसा। तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, डी बराबर डिस्काउंट, डी बराबर P इंटू R बटा 100 के पावर T, यानी कि समय। हमें P निकालना है, मूलधन निकालना है, D दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंट दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, तो 16 रुपये 32 पैसा। रेट R दिया हुआ है, R कितना है? 5 है, बटा 100, समय कितना है? 2। 16 रुपये 32 पैसा को हम लोग लिख सकते हैं 1632 बटा 100। जब दशमलव हम हटाएंगे तो जितने दशमलव के लिए 1 और जितने उसके बाद दशमलव के बाद जितने नंबर होते हैं उसके लिए 0 आ जाता है। तो P बराबर 5/100 गुना 5/100। 1 0 100 से 100 ये कट जाएगा। 5 से जब इसको कटाएंगे 5 दूनी 10 0, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20, यानी P बराबर 1632 गुना 4, यानी इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2, कैरी 1, 24 के 4 और 24 4 1 25 के 5, कैरी 2, 4 1 4 और 2 6, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3528 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6528।
ए नंबर जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 6 नंबर। एक दुकानदार के पास एक डब्बे में 50 लीटर तेल और दूसरे डब्बे में 35 लीटर तेल है, तो उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिसमें किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सकता है। चलिए, जब हमें अधिकतम शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जिस क्वेश्चन में हमें अधिकतम शब्द मिल जाए, दो संख्याएं दी गई है और कंटेनर की बात की जा रही है कि अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात करना है, तो हम लोग सीधा इस क्वेश्चन में इसका HCF निकाल देंगे। क्या करेंगे? HCF निकाल देंगे। यानी A बराबर 50 और B बराबर 35 दिया गया है, तो हम लोग 35 से 50 का भाग लगाएंगे एक बार में 35, ये हमारा हो जाएगा 15। उसके बाद फिर 35 यहाँ 35 से 15 से 35 का भाग लगाएंगे दो बार में 30, 5 बच जाएगा। फिर 5 से 15 का भाग लगाएंगे तो 3 बार में 15। तो ये हमारा HCF जो होता है, यहाँ जो भाजक होता है आखिरी में, जो शेषफल जब 0 हो जाता है तो जो यहाँ पर भाजक होता है वही हमारा HCF होता है, यानी कि 5 हमारा आंसर, यानी कि बी नंबर 5 लीटर। 7 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, 3 वर्षों में यदि 1900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2100 हो जाती है, तो 5 वर्षों में उस ब्याज दर पर 11,400 की धनराशि कितनी होगी? उसी ब्याज दर पे 11,400 की धनराशि कितनी होगी? तो ब्याज जो है हमारा वो 2100 रुपया हो जा रहा है, कितने का? 1900 का, यानी कि 200 रुपया इस पे ब्याज लग रहा है। तो नए मूलधन का ब्याज, नया मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? नया जो है मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? पुराने मूलधन, नया मूलधन जो है पुराने मूलधन का कितना होगा? नया मूलधन जो है, नया मूलधन जो है पुराने मूलधन का 11,400 बटा 1900, यानी कि 6 गुना होगा। कितना गुना होगा? 6 गुना होगा। चलिए, नया मूलधन पुराने मूलधन का 11,400 बटा 19 यानी कि 6 गुना होगा। तो नया समय पुराने समय का कितना हो जाएगा? 5 बटा 3 गुना होगा। तो नया ब्याज जो है पुराने ब्याज का कितना हो जाएगा? ब्याज बराबर 200 गुना 6 गुना 5 बटा 3, 2,000 रुपया हमारा जो है, ये जो है हमारा ब्याज आता है। तो अब हमारी धनराशि कितनी हो जाएगी? 2,000 ब्याज आ गया, धनराशि 11,400 है, तो 11,400 उसी ब्याज पे इतने 11,400 की धनराशि कितनी हो जाएगी? तो वो 11,400 प्लस 2,000 यानी कि 13,400 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी नंबर 13,400। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। दो संख्याओं का योग 33 है, यदि इनके LCM और HCF क्रमशः 72 और 3 है, तो उस संख्याओं का अंतर क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, यानी कि 72 गुना 3। तो AB बराबर हमारा हो जाएगा 216। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उस संख्याओं में के अंतर कितना होगा। अंतर निकालने के लिए a माइनस बी का स्क्वायर बराबर, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, a माइनस बी के a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a माइनस बी हमें पता करना है, का स्क्वायर बराबर दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 33, 33 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू बी कितना आया है हमारा? 216,
यानी कि हम लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर बराबर, ये 33 का स्क्वायर हमारा होता है 1089 माइनस, इन दोनों में गुना कराएंगे तो 4 4 छक्का 24 के 4 हाथ में 2 6 8 864, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर, जब इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा 225। तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 225। जब यहाँ इधर स्क्वायर से भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर हमारा आ जाएगा 15। यह किसका रूट होता है? 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 a माइनस बी दोनों का अंतर हमसे पूछा जा रहा है, तो वो 15, यानी कि डी नंबर हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 17 गेंदों को 840 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना होगा? चलिए, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बटा में x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई हानि के लिए है, जब लाभ होगा तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे। विक्रय मूल्य कितना है? 840, कितना गेंद था? 17 माइनस कितना? 5, तो इसको हल करेंगे 840 बटा 12, यानी ये हमारा जो कटेगा 70 बार में, यानी कि 12 7 84, 1070, यानी कि एक गेंद का मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अगला देखते हैं। पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप ए दिया हुआ है, किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर 4 घंटे में भर सकता है। पाइप ए जो है अगर बी के साथ मिल जाता है तो इसे 4 घंटे में भर सकता है, तो केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है, तब टंकी को भरने में कुल कितने समय लगेंगे? चलिए हल करते हैं। टोटल भाग निकालने के लिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ये एलसीएम निकालेंगे तब 12 आ जाएगा, और ए का काम करने का 1 घंटे का क्षमता जो है 2 भाग भर रहा है, और दोनों मिलके अगर 1 घंटे में भर रहे हैं तो 3 भाग भर रहे हैं। तो ए का भाग जो है काम करने का क्षमता जो है 1 घंटे में 12 भाग में से 2 भाग भर रहा है, और बी जो है 1 घंटे में 3 भाग भर रहा है। दोनों मिलके 1 घंटे में 3 भाग भर रहे हैं, तो बी का भाग यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, यानी ए प्लस बी बराबर 3, यानी कि ए जो है ए का क्षमता 2 भाग भरने का है, तो बी का हमें पता करने के लिए यहाँ से बी हमारा निकल जाएगा। तो बी के 1 घंटे का भाग ए कितना भाग भर सकता है? 1 घंटे में 1 भाग भर सकता है। इसका कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है? 1 घंटे में 1 भाग भरने की है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जा रहा है, यानी कि बी जो है 1 घंटे के लिए चल रहा है, यानी 1 भाग काम कर रहा है, तो 12 भाग में से बी जो है 1 भाग काम कर दिया, तो अब कितना भाग काम बचा? 11 भाग। 11 भाग को ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 11/3 यानी कि 3.2/3। अगर इसको घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करा देंगे, तो ये हमारा 2 बार यानी कि 20 बार में कट जाएगा, यानी 3 घंटा 40 मिनट। लेकिन यहाँ पर ए बी जो है 1 घंटा पहले काम कर चुका है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 3 घंटे 40 मिनट, यानी कि हम कह सकते हैं 4 घंटा 40 मिनट। कितना समय लगेगा? 4 घंटा 40 मिनट का। चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। कह रहा है कि 23,808 की धनराशि ए, बी और सी और डी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8 ए और बी के हिस्से का अनुपात जो है 8:9 है, और बी और सी के हिस्से का अनुपात जो है 3:5 है, तथा सी और डी के हिस्से का अनुपात जो है 1:2 है। तो बी के हिस्से में कितना धनराशि आएगी? चलिए, जब इस प्रकार के डिजिट रहते हैं
तो हम लोग क्या करते हैं कि सबका मान्य जो है ए बी सी डी सबको हम लोग क्या करते हैं बराबर करते हैं। बराबर करने का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर 3 से गुना कराएंगे तो ये 3 9 यानी कि बी का वैल्यू यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 5 15 यानी कि सी का वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ 15 है, यानी कि इसमें भी 15 से गुना करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8:9 ये हमारा कितना हो जाएगा 15 ये कितना हो जाएगा 15 दूनी की 30। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर आ गया हमारा 8:9:15:30। सबका योग जो है, सबका योग धनराशि कितना दिया हुआ है 23,808, यानी कि सबका योग जब करेंगे तो 62 यूनिट बराबर दिया हुआ है 23,808। हमसे बी पूछा जा रहा है 9, बी का मान 9 यूनिट है तो 9 यूनिट बराबर 23,808 बटा में 62 गुना 9। जब हम इसको कटाएंगे तो ये हमारा 384 बार में कट जाएगा। तो 384 में 9 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 8 72 और 3 75 के 5 हाथ में 7 और 9 3 27 और 7 कितना हो जाएगा 34, यानी कि 3456 जो है यह हमारा आंसर यानी ए नंबर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत? 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि एक विभाजन नियम में भाजक जो है भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य क्या होगा? भाज्य हमारा निकालना है। भाजक जो है वो हमारा शेषफल का 9 गुना है। शेषफल हमारा कितना है 24, कितना गुना है 9 गुना, 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, यानी कि हमारा भाजक आ गया कितना 216। लेकिन कह रहा है यहाँ पे कि भागफल का 8 गुना है तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा? भागफल जो है 216/8 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 8 गुना है तो यहाँ पर 8 से भाग लगाएंगे तो भागफल हमारा पता चल जाएगा। तो 8 दूनी के 16, उसके बाद 3 8 5 56, 8 7 56 हो जाएगा। चलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो भागफल हमारा कितना आ गया 27 और भाजक कितना आ गया 216। तो हम लोग लिखेंगे भाज्य बराबर हमारा होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक हमारा कितना आया है 216, भागफल कितना है 27 प्लस शेषफल कितना 24। 216 में 27 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 42 के 2 हाथ में 4, 11 के 1 हाथ में 1, 14 1 15, 12 के 2 हाथ में 1, 2 1 3, 2 का 2 दूनी के 4, यानी कि 2 3 8 5। जब इसको गुना कराएंगे तो 5832 प्लस 24, 5832 प्लस 24 ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक कितना आ जाएगा ये हमारा 6 5 8 8, यानी कि 5856 जो है ये हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 840 है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? वस्तु का वो अंकित मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। 30% छूट देने के बाद 20% का लाभ हो रहा है। अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस बटा सीपी 100 प्लस 20 बटा में 100 माइनस 30। प्रॉफिट हो रहा है, छूट दी जा रही है 30 में, तो मार्केट प्राइस हमारा कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस कितना है 840 बराबर 120 बटा में 70, 10 से 10, 7 एकम 7 7 दूनी के 14, यानी मार्केट प्राइस हमारा आ जाएगा 120 गुना 12, यानी 12 बड़ा हमारा 144 पे 10, यानी कि 1440 रुपया जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 23, 40, 57 और 108 में से प्रत्येक में क्या घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त शेष समानुपाती हो। चलिए समानुपाती हमें निकालना है। इसको आसान तरीका से निकालने के लिए ये एक काम कर सकते हैं कि इसको ऑप्शन से बारी बारी से चेक कर सकते हैं, या इसको बनाने के लिए हम लोग बनाएंगे जब हल करेंगे तो 23 माइनस एक्स बटा 40 माइनस एक्स बराबर 57 माइनस एक्स बटा 108 माइनस एक्स। इसको अगर हल करेंगे, जब हल करेंगे तो 23 एक्स माइनस एक्स गुना 108 माइनस एक्स बराबर 40 माइनस एक्स बराबर 57 माइनस एक्स। इसको इससे गुना कराएंगे, फिर इसको इससे गुना कराएंगे, इसको इससे गुना कराएंगे, फिर इसको इससे गुना कराएंगे, पूरा हल करेंगे तो यह हमारा आएगा 6। इसका आंसर कितना आएगा जब हल करेंगे तो 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन से रख के चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से रख के चेक करेंगे तो 23 में से 6 घटा देंगे, 40 से 6 घटा देंगे, 57 से 6 घटा देंगे और 108 में से 6 घटा देंगे। 23 में से 6 घटाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 17। 40 में से 6 घटाएंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा 34। 57 से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 51 और 108 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 102। 17 दूनी 34 1/2 और ये 51 दूनी की 102 यानी कि 1/2 दोनों समानुपाती हो गए। 1/2 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही है, यानी 6 हमारा आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। एक निश्चित दूरी को एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और एक स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटती है तो पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, इसको हमें बताना है। चलिए देखते हैं। x इंटू वाई बटा में x प्लस वाई। औसत चाल हमसे पूछा जा रहा है दोनों का, 2 गुना किस स्पीड से जा रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वापसी कितने से कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 90 प्लस 40। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 90 गुना 40 बटा में ये हमारा 130, एक 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 8 8 9 72 720 बटा 13, यानी इसको लिख सकते हैं 13 5 65, उसके बाद बचा 7, 13 5 65, उसके बाद बचा 5, तो ये हमारा हो जाएगा 55.5 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। औसत 40 की कितनी हो जाएगी 55.5 बटा 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि अंडर रूट 1296 बटा एक्स बराबर एक्स बटा 2.25 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अंडर रूट 1296 बटा एक्स बराबर एक्स बटा 2.25, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो है 1296 किसका स्क्वायर होता है, 1296 जो होता है ये 36 का स्क्वायर होता है, तो 36 गुना 225 बराबर x का स्क्वायर। पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो बटा 100 आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 चौका 100, 25 नवा 9, 4 से कटाएंगे तो 9 9 नवा 81, 9 गुना 9 बराबर x का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है इधर तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी 9 गुना 9 जो है रूट में आ जाएगा और x बराबर इतना हो जाएगा, यानी x बराबर हम कितना लिख सकते हैं 9। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर कि
4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक हमसे पूछा जा रहा है, तो इकाई अंक पर क्या है? 6। इकाई अंक पर 6 है, 6 से 4 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा? 24। इकाई अंक पर अब कितना आ गया? 4 आ गया। 4 से 8 से गुना कराएंगे तो 32। इकाई अंक पर कितना आ गया? 2 आ गया। 2 से 4 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा? 8, यानी कि इकाई स्थान पर हमारा कितना होगा? 8 होगा, यानी बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 336.1 बटा 102.4 का वर्गमूल क्या होगा? चलिए वर्गमूल निकालना है। 36.1 बटा 102.4 का पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अंडर 361 बटा 1024, तो 361 किसका वर्गमूल होता है? 19 का, और 1024 जो है वो किसका होता है? वो होता है हमारा 32 का। तो यानी कि 19 बटा 32 यानी बी नंबर जो है हमारा आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा जो -50 -47 -44 दिया गया हो? तो पहला पद हमारा कितना है? -50। दोनों का अंतर कितना है? सब संख्याओं का अंतर 3, और पद कितने हैं? 20। तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, n+1 + n-1 इंटू डी। एक कितना है? a -50 प्लस n कितना है? 20 -1 इंटू, दोनों सबका अंतर कितना है? 3 है। -50 प्लस 19 गुना 3, 19 में 3 से गुना कराएंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा? 57, यानी कि प्लस 57 से -50 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7, जो कि हमारा यह आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 42 सेंटीमीटर है। चलिए एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज यहाँ पे बना देते हैं। यह हमारा समचतुर्भुज है। कह रहा है कि इनका परिमाप 116 है। जब इनका पूरे का परिमाप 116 है तो इनका भुजा कितना हो जाएगा? भुजा बराबर 116, 1 2 3 4। समचतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, यानी कि 4 से भाग लगा देंगे तो इनका भुजा कितना आ जाएगा हमारा? 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी कि भुजाएं कितनी आ जाएगी? 29 29 29 29। अब कह रहा है कि एक विकर्ण 42 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक का एक जो विकर्ण है, समचतुर्भुज जो होती हैं इनका विकर्ण एक दूसरे को जो काटती हैं तो वो 90 डिग्री पे यानी कि समकोण काटती हैं। तो कह रहे ये 42 है पूरा का पूरा, तो ये हमारा इधर वाला कितना हो जाएगा? 21, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो हमें दूसरा पूछ रहा है कि एक विकर्ण 42 है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। चलिए तो पहले दूसरे विकर्ण निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? जब ये हमारा वैल्यू मिल गया, ये मिल गया, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस का जब प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, यानी कि 29 का स्क्वायर जब कराएंगे तो 841 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा? 400, यानी √400 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी ये जो आ गया ये हमारा, ये जो है 20 आ गया, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी 20 20 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी कि 1/2 गुना 42 गुना 40। इसको हल जब करेंगे तो ये हमारा 21 बार में कट जाएगा, यानी कि 21 का 21 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 84, एक जीरो बैठा देंगे, यानी कि 840 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100 पे हल करते हैं। अगर यहाँ पर वृद्धि और यहाँ पर भी वृद्धि है तो इसको प्लस में प्लस ही रहने देंगे। अगर हमारा यहाँ पर वृद्धि है और यहाँ पर कमी हो रही है, यानी कि 20 प्लस माइनस 20 प्लस 20 गुना माइनस 20 बटा में 100, जब इसको हल करेंगे तो ये जब है प्लस में है, यहाँ पे ये माइनस में है, तो जब गुना होगा तो ये माइनस यानी कि 20 से 20 कट जाएगा। उसके बाद 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 2 दूनी के 4 माइनस में आ रहा है। जब माइनस में आएगा तो कमी होगा और जब प्लस में आएगा तो ये हमारा वृद्धि होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, 4% की कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है पाई इंटू व्यास यानी डी रख सकते हैं। तो 22 बटा में 7 गुना डी 14, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 22 दूनी के 44, ये हमारा आंसर यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर कह रहे दो संख्याओं का मस 11 और उसका लस यानी कि एलसीएम 663 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है a इंटू बी बराबर HCF इंटू एलसीएम। ए हमारा दिया हुआ है 77, दूसरी संख्या निकालनी है। HCF हमारा दिया हुआ है 11 और एलसीएम दिया हुआ है 693, यानी कि b बराबर 11 गुना 693 बटा में 77। ये जो इसको कटाएंगे 11 7 बार में और इसको जब कटाएंगे तो 7 9 63, उसके बाद हमारा ये जो है 6 बचेगा, तो फिर 7 9 63, यानी कि दूसरी संख्या जो है 99, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत n+1 बटा में 2 होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम 50 60 जितना भी पूछे तो ये n+1 बटा 2, यानी कि संख्या कितनी है 50 प्लस 1 बटा 2, यानी कि 51 बटा 2, यानी कि 25.5 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6p का स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका मूल ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6p के स्क्वायर माइनस 9p प्लस 4p माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या। तो यहां से हमारा 3p बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर 2p माइनस 9 का ये 3 हो जाएगा, प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2p माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 3p प्लस 2 और 2p प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 3p प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 3p बराबर -2, यानी कि 3p बराबर -2 बटा 3। एक मान आ गया, एक मान 2p माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 2p इक्वल टू 3, यानी कि p इक्वल टू 3/2। एक मान आ गया हमारा -2/3 और एक आ गया हमारा 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर होगा। चलिए यहाँ पर हमारा आज का सेट समाप्त होता है, जो कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए ये क्वेश्चन सेट किया गया था। अगले क्लास में हम लोग और 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी के